नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में युवा इसमें आक्रोश है, जिसका कारण है कि युवा के पास रोजगार नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना महामारी के चलते। लेकिन जिसको देखते हुए अभी हाल में ही एक सरकारी जो पद थे उसको 5 साल के लिए संविदा पद के लिए रखा गया है, जिसको लेके युवाओं में खासी नाराजगी है, जिसको लेकर 5 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख का आंदोलन सड़कों पर हो रहा है। लिहाजा आज 17 तारीख है, जिसको देखते हुए युवाओं ने जुमला दिवस या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाना ही उचित समझा है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लक्ष्मण यादव जी जुड़ गए हैं, सीधे जुड़ गए हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे। जो स्थिति सर है इस समय, युवाओं में खासा जोश इस समय दिखाई दे रहा है, तो उसको देखकर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नितिन जी और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। ये दृश्य देखना मेरे लिए एक सकारात्मक भी पहलू रखता है और नकारात्मक भी पहलू रखता है। नकारात्मक पहले मैं इसलिए कहूं कि आज हालात इतने बुरे हो गए हैं कि बेरोजगार युवा अब सीधे सड़कों पर उतरने को आमादा हैं। वे लगातार उसी उसी अपने अपने सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं और पूरे पूरे देश में उनकी आवाज सामने आ रही है। इसके लिए मजबूर होना पड़ा, नौकरियां इतनी चली गई। जहां वादा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, अब आलम ये आ गया है कि करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं। जो मिली हुई नौकरियां थी वो चली गई। यह बेहद नकारात्मक माहौल है हमारे लिए। लेकिन मैं जब सकारात्मक पहलू देखता हूं तो मैं इस बात के लिए सकारात्मक हूं कि इसी युवा को अब तक भटकाया गया, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे के नाम पर, कभी किसी नाम पर, सांप्रदायिकता के जी। नाम पर। असली सवाल सिरे से गायब हुआ करते थे। इस दौरान जो इन 3 दिनों में हमने देखा है, चाहे वो 5 सितंबर हो, 9 सितंबर हो या आज का दिन हो, अब मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इस देश का युवा उस असली सवाल पर आया है जो असल में इस जी। देश का सवाल है, इस देश के युवाओं का सवाल है। तो मैं इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी देखता हूँ, नेगेटिव पहलू। और पॉजिटिव ये भी है कि जिस सियासत ने इन युवाओं को सबसे ज्यादा छला है, उस सियासत की भाषा में इन युवाओं ने उस सियासत को जवाब देने का काम किया है। वही शैली, थाली ताली बजाना हो या दिवाली मनाना हो या आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, पहले तो मैं जी। उन्हें बधाई भी दूंगा कि वो जी। जी। स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। लेकिन एक एक देश का, एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकर रहा है। इसके लिए उन्होंने जो जो आज का दिन चुना है, मैं इस बात के लिए सकारात्मक ढंग से युवाओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनको जो भाषा समझ में आती है सियासतदान को, उसी में समझाने जी। का काम किया है। और ये दिन मुझे लगता है अच्छा है कि जो भीड़ कल तक दंगाई बनने पर आमादा थी, आज वो अपने असली जी। सवाल पर आ रही है। ये देश के लिए अच्छी चीज है। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि युवा इतनी जल्दी भटक क्यों जाता है मंदिर मस्जिद के नाम पर और ट्रोल के नाम पर? और आप देखेंगे कि भीड़ में जो एक बन जाती है, मॉब लिंचिंग में ही ज़्यादातर युवाओं को आकर्षित किया जाता है। तो ऐसी क्या खास वजह है जो जैसे चुनाव आते ही वो मंदिर मस्जिद में भी भटकाने का पूरा काम किया जाएगा? और आईटी सेल आपको पता ही है किस तरीके से युवक का काम करती है। तो क्या वजह है युवा अपने मकसद से क्यों भटक जाता है यहाँ पे? बहुत गंभीर सवाल नितिन जी आपने उठाया है और असल चिंता यही है। देखिए, युवा इस दुनिया में लोकतंत्र का इतिहास है, वह युवाओं के संघर्षों का इतिहास रहा है। लोकतंत्र के इतिहास में दुनिया भर में जब जब सत्ता दमनकारी हुई है, जनवादी सवालों से दूर हुई है, युवाओं ने सड़क पर उतर करके सरकारों को झुकाया है, जरूरत पड़ी तो सरकारों को बदला है और आम जनता के पक्ष में खड़े होकर के देश को चलाने की बात की है। भारत जैसे देश में दिक्कत क्या है, जहां पर 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। उस युवाओं की आबादी में सबसे ज्यादा किसके पास सब कुछ है और किसके पास कुछ भी नहीं है।
ऐसे में जब आप एक देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबको शिक्षा देनी होती है ताकि युवा सजग हो, जी अपने अधिकार को लेकर सजग हो, अपने कर्तव्य को लेकर के सजग हो। जैसे ही सरकारें शिक्षा से दूर करती हैं, शिक्षा को निजी हाथों में बेचती हैं, जेब का पैसा ये तय करने लगे कि किसे शिक्षा मिलेगी किसे नहीं, उससे वो एक अपर जमात पैदा होती है। अब उन्हें आपने शिक्षा दी नहीं और अशिक्षा दे देंगे तो वह रोजगार मांगेगा, वो अपने अधिकारों पर सजग होगा। वह शिक्षा दे देंगे तो आपके घोषणा पत्र को पढ़ेगा और आपके चुनाव जीतने के बाद सवाल पूछेगा कि आपने वादे पूरे क्यों नहीं किए, और उसका जवाब इन सरकारों के पास नहीं होता है। इसलिए ये उनकी साजिश होती है कि आप उन्हें असली सवालों से दूर रखें, शिक्षा से दूर रखें, ताकि एक ऐसी भीड़ तैयार हो जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए यह भीड़ कई बार लिंचिंग में तो कई बार दंगों में सामने आ जाती है। इसलिए खुशी है कि ये भीड़ उस चीज से बचे और अपने सवालों पर आए। जी, हमारे साथ हमीरपुर से सुनील जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आवाज आ पा रही है? शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लक्ष्मण जी, आपके पास दोबारा आएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 साल संविदा पे जो करा है, जिसको लेकर युवाओं में आप किस तरीके से देख रहे हैं? जाइए आपके पास। जी, सवाल समझ गया मैं आपका। नितिन जी, मामला ये है कि बेरोजगारी हो या नौकरियों की संरचना को लेकर के बात हो, हमें एक बड़े फ्रेमवर्क में इसे देखना चाहिए कि 90 के बाद क्या हो रहा है। 90 के बाद पहली बार नव उदारवादी नीतियों के चलते एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा और रोजगार तक पहुंच बनाना शुरू करता है। इन्वेस्टमेंट बदलता है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है, सर्विस सेक्टर को कम किया जाता है और सरकारी नौकरियां एक सोशल सिक्योरिटी का भरोसा करती हैं, सामाजिक सुरक्षा का। ऐसे में क्या होता है कि आप जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अब सरकारें क्या कर रही हैं? लगातार नौकरियों को प्राइवेटाइज कर रही हैं, सरकारी संस्थान बंद हो रहे हैं, पीएसयूज बंद हो रहे हैं। इससे होगा क्या कि सरकारों की अपनी जवाबदेही नहीं रह जाएगी। आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में और वो सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की। तो धीरे धीरे ये नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा सवाल होगा कि फिर सरकार का मतलब किस बात का है? सरकार क्या केवल 10 प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए होती है? नहीं, सरकार नीतियों के लिए होती है कि आम जनता के पक्ष में नीतियां बने, और जवाबदेही सरकार की होती है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर से जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। और एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सारे युवा जो आज रोजगार मांग रहे हैं सब सरकारी नौकरी मांग, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिसको जो पात्रता है, जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो डिग्री है, उसके मुताबिक उसे रोजगार मिले। रोजगार का मतलब ये होता है कि अपने दैनिक दिनचर्या की चीजों को पूरा करे और जो काम करके वो देश का हित कर सकता है उसको वो बखूबी निभा सके। तो रोजगार की परिभाषा बदल रही है सरकार, और सरकारी नौकरियों को खत्म कर देना बहुत भयावह होगा आने वाली पीढ़ी। हमारे साथ कानपुर से अनुभव चक जी जुड़ गए हैं। अनुभव चक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अनुभव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से युवाओं में रोष है रोजगार को लेके, 5 तारीख, 9 तारीख और आज 17 तारीख, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जो युवाओं के अंदर रोष है उसका होना स्वाभाविक है। आखिरकार रोष क्यों ना हो। 2014 में जब नायक के रूप में एक नेता को प्रस्तुत करा जाता है गोदी मीडिया के द्वारा, ये नेता आ रहा है, इसके स्वागत के लिए आप तैयार रहिए, और ये आते ही रातों रात देश की किस्मत को बदल देगा। हर साल करोड़ों रोजगार देने की बात करी थी, जीडीपी की दर की व्यवस्था उसको भी सही करने की बात करी थी, अर्थव्यवस्था सुधारने की बात करी थी, भारत चीन और सब पाकिस्तान चीन सबको झुकाने की बात करी थी और रोजगार की बात करी थी। लेकिन इंतजार करते 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 इस देश का युवा थक चुका है और उसका इंतजार वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहां तक हो गया कि रोजगार देना तो छोड़िए, जो रोजगार कर रहे थे उनका भी रोजगार
अब छीना जा चुका है, उनके भी रोजी रोटी पे दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। बगैर सोचे समझे, चाहे नोटबंदी करना रहा हो, चाहे बगैर सोचे समझे जो अभी लॉकडाउन कर दिया गया, एक भी स्कीम प्रधानमंत्री की ऐसी नहीं रही जिससे वाकई में इस देश के युवाओं का या इस देश में रहने वालों को कोई भला हुआ हो। तो जब युवा थक गया तो उसके अंदर रोष उत्पन्न होना ये एक तयशुदा ही बात थी, स्वाभाविक बात थी। युवाओं के अंदर रोष है, लेकिन इस रोष को परिलक्षित किस तरह से करना चाहिए ये सोचने की बात है। सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड चला देने से या हैशटैग चला देने से, उसका विरोध आंशिक रूप से कर देने से सोशल मीडिया पे, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इनका जो विजय रथ चुनाव जीतने के रूप में लगातार चलता जा रहा है, उसके कारण जो इनके अंदर दंभ पैदा हो गया है, उसको तोड़ने के लिए जमीनी रूप पे कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। तब जाकर जो हमारे युवाओं का रोष है उसका हल, जो रोजगार छीने जा रहे हैं उसका हल निकालने में हम सक्षम हो पाएंगे। जी सुनील जी आपके पास आएंगे। आवाज आ रही है सुनील जी? जी हाँ, आ गई नितिन जी, आवाज आ गई। जी बताइए। मेरा ये कहने का मतलब है, जिस तरीके से दोषारोपण आज सरकारों पे जो लग रहा है, क्या इससे पिछली सरकारों में इसी तरीके के काम किए ना, तो कहीं ना कहीं ये कारपोरेट सेक्टर सरकारों पर दबाव बनाकर ये स्थितियां पैदा की जाती हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दें। और निजीकरण बढ़ावा करने से ये देश के आम नागरिकों का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेकर सरकारें कितनी चिंतित है, ये तो आप वक्त ही बताएगा। अभी जो मेरे पास आंकड़े आए हैं वो अभी ये है कि 11 और 12 के बीच में 55.9% रहा है, और जो 17-18 में घटकर 49.9 आकर रह गया। ये आंकड़े देश के बता रहे। और जो मंदी का है अभी दिया हुआ है इसमें, बीते 4 सालों में 36 लाख कमर्शियल गाड़ियां जो थी वो घटकर अब मुश्किल से 25% रह गई देश के अंदर। तो इससे ये पता लगता है कि रोजगार कितनी तेजी से देश के अंदर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामी अपनी छुपाने के लिए या तो उद्योग घराने इन पे दबाव बना रहे, या तो कुछ पूंजीपति जो देश के गिने चुने उन लोग इनको संगठित रूप से गिरोह चल रहा है देश के अंदर, जिसका हम सरकारें विपक्ष तो बिल्कुल निष्क्रिय इस समय है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को इस विषय में सड़कों पर आकर अपने आंदोलन को करना चाहिए, और जिससे कि सरकार तक बात पहुंचे और हमें जो मनमाने तरीके से लोग इस समय काम कर रहे हैं उस पर रोक लगे। जी सुनील जी, बात आ गई है। लक्ष्मण जी लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी थोड़ी सी है, तो लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे। सुनील जी ने अभी एक बात कही कि पहले की सरकारों पर क्या इस तरह का दोषारोपण होता रहा है, तो मेरा साफ कहना है कि लोकतंत्र में जब कोई सरकार गलत काम करती है तो जनता उसे कुर्सी से हटाती है। और दूसरा, कोई व्यक्ति जब ये दावा करता है कि वो हर साल रोजगार देगा, 60 महीने में देश की तकदीर बदल देगा, अच्छे दिन ले आएगा, स्मार्ट सिटी बनाएगा, स्मार्ट गांव बनाएगा, मेक इन इंडिया बनाएगा, सारी दावे जो थे, आप देखिए कि 5 साल में खुद वो सरकार और उसके नेता ही वो दावे भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में विश्वविद्यालयों और स्कूलों की जरूरत नहीं है। मंदिर से जब काम चल जाएगा, मंदिर से चुनाव जीते जाएंगे, तो युवाओं को भटकाते रहो कि 15 अगस्त 1947 के बाद 5 अगस्त 2020 को हम भारत को फिर से आजाद कर रहे हैं, एक नया दिन दे रहे हैं। तो सियासतदान को पता है कि यह देश की जनता इतनी भावुक है कि वो कुछ मुद्दों पर भटक सकती है। मुझे लगता है कि जो चक साहब बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि अभी भी इस देश के युवाओं को ठोस रूप से रणनीति बनानी होगी। केवल ट्विटर ट्रेंड से कुछ नहीं होने वाला। ट्विटर ट्रेंड तो वह कहीं सेफ्टी वॉल्व न बन जाए कि सरकारें यह दिखा दे कि देखिए हमने विरोध तो होने दिया, लेकिन अगर इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है, अगर इतना नाराजगी के बावजूद वो चुनाव जीतते रहेंगे, तो ये जो ट्विटर ट्रेंड है, यह थाली बजाना या उनके दिवस, उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मनाना, इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। असल में एक व्यापक जन आंदोलन सड़कों पर होना चाहिए। जनता विपक्ष तैयार करती है, जनता नेता पैदा करती है। अगर विपक्ष के सियासी दल के नेता कमजोर पड़ेंगे तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। जेपी आंदोलन ने तख्ता बदला, उसके बाद तमाम तरह के आंदोलनों ने सड़कों को बदला है। तो मुझे लगता है कि अगर यह नाराजगी एक ठोस संगठित दिशा में जाए और उसका राजनीतिक परिणाम यह हो कि हम उनकी सरकार बनाएंगे
जो सरकारी नौकरियों को फिर से बहाल करेंगे। 35 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, उनको भरना था, आप करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिए। तो ये जन आंदोलन उस दिशा में जाए जहां कुछ ठोस परिणाम निकालें, तभी कुछ बेहतर भविष्य निकलेगा। वरना फिर ये सियासतदान कभी पाकिस्तान से हमला करा देंगे, कभी उधर सैनिकों के नाम पर, और फिर चुनाव जीत जाएंगे। तो अगर हम मूर्ख जनता बने रहेंगे तो वो हमारी मूर्खता का फायदा उठाएंगे। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है, जनता चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। मुझे भरोसा है कि भारत की जनता ये करेगी। जी लक्ष्मण जी, अनुभव जी लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी, आप थोड़ा सा लेट, उसके लिए क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा, तो लास्ट कमेंट सर। देखिए, जो सुनील जी ने सवाल किया और जो लक्ष्मण जी ने बात करी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जब देश की जनता इतनी सोई हुई है कि लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई नौकरी जाने की वजह से, मजदूर जो अप्रवासी आ रहे थे वो रास्ते में दुर्घटनाओं के शिकार हुए और उनका सरकार के पास डाटा तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टीआरपी के नाम पर हम और आप जैसे तमाम युवा आज मीडिया द्वारा चैनल्स पे फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत का है, उसको देखकर ताली बजाने में लगे हुए हैं और उसके लिए न्याय मांगने में लगे हैं। जब हम और आप सो रहेंगे तो ये मीडिया चैनल और उनको चलाने वाले उद्योगपति और राजनेता इन्हीं के माध्यम से हमको भटकाने और बहलाने का काम करते रहेंगे। जरूरत है हमारे जागने की, हमारे सड़कों पे उतरने की और ठोस ढंग से योजनाएं बनाकर उनको परिलक्षित करने की। हमको अपने सवालों को जिंदा रखना है। हमें यह पूछना है कि अगर लॉकडाउन के दौरान या रोजगार जाने से हजारों हमारे युवा साथी आत्महत्या करने को मजबूर हुए, तो उसकी जवाबदेही सरकार की क्यों नहीं है? रास्ते में आते समय अगर हजारों मजदूर दुर्घटनावश मौत के शिकार हुए तो उसका डाटा सरकार के पास आखिर क्यों नहीं है? सरकार हमने चुनी किस लिए थी? सरकार अगर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। और एक बात और, जो अभी पूंजीपतियों की बात हुई थी, चंद घरानों की बात हुई थी, जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है तो आखिर अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो 20 लाख करोड़ उसकी जो पूंजी है वो कैसे हो गई? जिसका शेयर 800 रुपए हुआ करता था, आज उसी रिलायंस का शेयर 2350 रुपए हो गया। आखिर ऐसा क्या बेच दिया अंबानी ने इस दौरान जिसकी वजह से उसका शेयर इतना ऊपर पहुंचा चला जा रहा है? तो निश्चित ही राजनीति और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो घालमेल है उसको हमें समझना होगा और इसके खिलाफ कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। जी, तो ये था खास प्रोग्राम बेरोजगार युवाओं के लिए, खास तौर पे उनके लिए तैयार किया गया, जो जमीनों पर उतर गए हैं इस समय और जमीनी संघर्ष कर रहे हैं। क्रांति का नाम भी इसको दिया जा सकता है कि जनता आ चुकी है, अब सिंहासन खाली करो, अब ये भी वक्त आ चुका है। तो सभी पैनलिस्ट हमारे जो थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी, बहुत शुक्रिया।